तो विशेषण का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला भेद, गुणवाचक विशेषण। अब इसमें वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, अवस्था, गुण, दोष, दशा, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं। बोध से अर्थ है ज्ञान, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे पहले लिखा रूप, यानी कि व्यक्ति का रूप। अब जैसे वह अच्छा पढ़ता है, अब यहाँ पर उसका गुण बता रहा है, पढ़ता है पर कैसा, अच्छा पढ़ता है। वह ईमानदार है। अब यहाँ पर जो ईमानदार शब्द है वह उस संज्ञा, वह जो शब्द है सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो जहाँ पर भी रूप यानी कि उसकी जो बनावट है, सुंदर, खराब, अच्छा, ये उसकी विशेषण सूचक शब्द है। रंग में, अब जैसे यहाँ पर लिखा है काला, गोरा, सफ़ेद, आसमानी, नीला, हरा, जो जितने भी प्रकार के रंग हैं उन रंगों के नाम। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो आसमान का रंग नीला है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है नीला शब्द, यह इस आसमान की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो ये शब्द फिर आएंगे गुणवाचक विशेषण का उदाहरण। अब जैसे वह बचपन से कमजोर है, ये जो कमजोर शब्द, यह उसके आकार, मोटा, पतला, कमजोर, दुबला, ये जो है उसके आकार का बोध करा रहे हैं। अब इसके अंदर आकार में भी आकृतियां भी शामिल है। अब जैसे मैं लिख दूं राजस्थान का आकार पतंगाकार है, ऐसा एग्जाम्पल दे दिया और आपसे प्रश्न पूछा कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आपको यहाँ पर देखना है ये जो आकार है, रूप, रंग और आकार, ये जो शब्द आते हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें जैसे काल यानी कि समय। अब जैसे उदाहरण में देखें तो अर्थुना का ब्रह्मा मंदिर प्राचीन मंदिर है, ऐसा आ गया वाक्य, ऐसा वाक्य आ गया। तो आपको यहाँ पर जो प्राचीन शब्द है, समय सूचक शब्द है, इस आधार पर ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब जैसे समय, दैनिक भास्कर, दैनिक, ये जैसे दैनिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, जितने भी है समय से संबंधित। अब जो दैनिक शब्द है इसमें और आगे आप देखोगे तो विशेषण की जो निर्माण प्रक्रिया है 4 प्रकार की है, उसमें एक संज्ञा भी है। संज्ञा शब्दों से विशेषण का जो भेद, मतलब उससे उसका निर्माण। तो यहाँ पर जो दिन मूल शब्द है और जैसे ही इसमें एक प्रत्यय लगा तो ये दैनिक बना है, वही संज्ञा से विशेषण का निर्माण। तो जितने भी समय से संबंधित जितने भी शब्द आते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्थान में जैसे ग्रामीण, नगरीय, राजस्थानी, महाराष्ट्री, मराठी, गुजराती, जहाँ पर भी। फिर एक ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा हुआ गया राजस्थान तो इसमें विशेषण नहीं है। क्यों नहीं है? कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ में जब कोई प्रत्यय जुड़ेगा, अब यहाँ पर मैंने लिखा है राजस्थानी लिखा है, यानी कि राजस्थान स्थान को नहीं बता रहा है, वहाँ के जो निवासी है राजस्थानी, यह तो राजस्थानी है। नगरीय, नगर में रहने वाले उसको कहते हैं नगरीय। ग्रामीण, गांव में रहने वाले उसको कहते हैं ग्रामीण। तो ऐसे शब्द। इसके बाद में दिशा, पूर्व, पश्चिम, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, इस प्रकार के। और लास्ट है स्वाद से संबंधित, कड़वा, मीठा, तीखा, चरखा। तो जितने भी स्वाद से रिलेटेड शब्द भी इस गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसका जो प्रकार है, अब यहाँ से समझना, परिमाण से मतलब है नाप तोल, ऐसी वस्तुएं जिसको नापा और तोला जाता है। तो
वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की नाप तोल से संबंधित विशेषता प्रकट करते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है द्रव्यवाचक विशेषण और मात्रात्मक विशेषण। परीक्षा में अगर आ गया परिमाणवाचक विशेषण ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया और सीधे दो दे दिए, द्रव्यवाचक और मात्रात्मक या फिर इन दोनों में से एक, तो आपको ये ध्यान रखना है द्रव्यवाचक या मात्रात्मक, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि नापा और तोले जाने वाली वस्तुएं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है वह 20 किलो गेहूं लाया, तो जहाँ पर ये जो किलो शब्द है ये उसकी मात्रा का ज्ञान करा रहा है। अब इसके अंदर दूसरा देखो तो किलो, मीटर, लीटर, बैरल, बीघा, एकड़, हेक्टेयर, ये इसके मात्रा सूचक शब्द है। यानी कि जहाँ पर भी 1 किलो 10 किलो नाप करके और तोल करके लाते हैं वो सारी वस्तुएं आपके इस परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। अब जैसे इसके दो पार्ट हैं, पहला है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित से मतलब है कि इनकी जो मात्रा है वो निश्चित मात्रा है। अब जैसे इसने लिखा है उसने 2 बीघा जमीन खरीदी, तो यहाँ पर ये जो 2 शब्द है ये एक निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा है पर कितना, तो 2 मीटर, ये जो 2 शब्द है एक निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। अब अगर इसकी जगह वह 1 किलो केले लाया, एक की जगह 5 कर दो, 5 किलो केले लाया, और दूसरा वाक्य में लिखो वह 5 केले लाया, दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर ये जो किलो शब्द है, इस किलो शब्द की वजह से ये वाला जो एग्जाम्पल है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, और यहाँ पर ये जो खाली 5 एक संख्या को बता रहा है जिसको अपन गिन सकते हैं, तो ये वाला जाएगा फिर संख्यावाचक विशेषण के अंतर। इन दोनों में अंतर यही है। इसके अंदर आपको ये किलोमीटर, मीटर, लीटर, वह 1 लीटर पेट्रोल लाया, 1 लीटर दूध लाया, 1 लीटर पानी लाया, तो जहाँ पर भी ये जो लीटर मीटर जैसे शब्द आए तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चित, अनिश्चित में कितना लाया, क्या लाया, उसका कोई पता नहीं। अब जैसे बिल्ली सारा दूध पी गई, कितना पिया है उसकी कोई सीमा का ज्ञान नहीं है। यदि ये इस प्रकार के जो शब्द है वो सारे के सारे आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निश्चित में संख्याएं निश्चित रहेगी, अनिश्चित में सारा कुछ ऐसे अनिश्चित संख्याओं का ज्ञान होगा। वाक्य को जैसे ही पढ़ोगे अगर उसमें संख्या मिलती है, सबसे पहले तो आपको पहचान करनी है कि ये किस में हो सकता है। अब जैसे आपने इसको पढ़ा कि बिल्ली सारा दूध पी गई, अब ये तो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ है, वहाँ से आपको समझ आना है कि ये तो द्रव्यवाचक या मात्रात्मक वाचक अर्थात परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो सकता है। फिर उसमें से ये सारा और सब शब्द ये निश्चित तौर पर इसका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट जो तीसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता प्रकट करते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखोगे तो एक कक्षा में 30 छात्र है, ये 30 शब्द हैं, ये क्या है, एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर। परिमाण से मतलब है जिसमें नाप और तोला जाता है। अब यहाँ पर जो छात्र शब्द है इसको आप गिन सकते हो, गणना करने योग्य वस्तुएं आपकी संख्यावाचक विशेषण में आएगी। तो यहाँ पर जो 30 छात्र, अब इसकी संख्या दे रखी है, अगर इसकी जगह कई छात्र ऐसा भी लिखा होता है कि एक विद्यालय में कई सारे कमरे हैं, कई शब्द, तो वो फिर कमरे को अपन गिन सकते हैं, तो गणना करने योग्य संख्यावाचक में।
तो कक्षा में 30 छात्र है, यहाँ पर जो 30 शब्द है ये छात्रों की एक निश्चित संख्या को बता रहा है। अब इसके जो भेद है, संख्यावाचक विशेषण के 2 पार्ट होते हैं, 2 प्रकार। पहला है निश्चित संख्या, दूसरा है अनिश्चित संख्या। निश्चित इससे मतलब है कि जिसको एकदम फिक्स है, उसमें गिना जा सकता है, 10, 20, 30, 10 विद्यार्थी, 40 लोग, 50 लोग, ऐसी जो निश्चित संख्या है उसको कहेंगे निश्चित। अनिश्चित में जिसकी कोई सीमा नहीं, कई लोग, कई सारे विद्यार्थी, बहुत से ऐसे। तो अब जो निश्चित है इसमें भी फिर 5 पार्ट है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, कभी कभी इनमें से आ जाता है कि पहला शब्द में विशेषण शब्द है और ऑब्जेक्टिव में डाल दी ए, बी, सी और डी। आपने डायरेक्ट पढ़ रखा है निश्चित और अनिश्चित, ये बीच वाला छोड़ दिया। तो उस समय गणना करने योग्य पहला जो इसका प्रकार है, निश्चित संख्याओं में भी पहला गणना यानी कि जिसको गिना जा सकता है। अब जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे सैकड़ों तक की गिनती, 10,000, 15,000, 20,000 जिसको अपन गिन सकते हैं। अब जैसे 30 छात्र, इसको अपन गिन सकते हैं। तो गणना करने योग्य आएंगे निश्चित संख्यावाचक में भी, गणनावाचक में। अब इसमें जैसे मैदान में 3 छात्र खेल रहे हैं, ये जो 3 शब्द है गणनावाचक है। दूसरा क्रम, क्रम यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय। संस्कृत में बोलोगे फिर ऐसा आएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अगर मैं यहाँ लिख दूँ वह कक्षा में प्रथम आया और आप ये सोचोगे कि प्रथम शब्द हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं है। प्रथम और पहला दोनों एक ही शब्द है, तो इसको कहेंगे क्रमवाचक। दूसरा है आवृत्ति, आवृत्ति में गुना शब्द जुड़ जाएगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। किसी भी भर्ती परीक्षा में 2 गुना अभ्यर्थी पास हुए। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है कि आरएस भर्ती मुख्य परीक्षा में 3 गुना अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर ये जो गुना शब्द है आपको अंडरलाइन करके दे दिया और फिर उसमें पूछा कि इसमें से कौन सा आएगा, तो जो गुना है आवृत्ति, आवृत्ति का बोध करा रहा है। तीसरा है समूह, समूह का मतलब था पूरा पूरा बहुवचन में, समूह के रूप में। तो 7 बहनें, उसकी 7 बहनें पढ़ी लिखी है, ऐसा कहीं भी 7 परिवार, ऐसे जो बहुवचन युक्त शब्द आए वो समूहवाचक है। प्रत्येक, प्रत्येक से मतलब होता है एक व्यक्ति के लिए। वह, हर घड़ी, हर पल, ऐसे शब्द, हर शब्द, प्रत्येक बोधक शब्द भी इसमें शामिल है। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित से मतलब जिसकी कोई संख्या सीमित नहीं है। मेले में कई लोगों की भीड़ थी, ये जो कई शब्द आ गया। अब लोगों को अपन गिन सकते हैं। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग शब्द है उसको अपन गिन सकते हैं, तो गणना करने योग्य आएगा संख्यावाचक में। दूसरा फिर ये ध्यान रखना है कि उसमें भी निश्चित संख्या है या अनिश्चित है। तो निश्चित में आंकड़े आएंगे, अनिश्चित में कोई, कुछ, इस प्रकार के शब्द आएंगे। अब जैसे सब बच्चे आ गए, कितने बच्चे आए उसकी कोई जानकारी नहीं है, सब जितने भी थे सारे आ गए, तो सब शब्द है अनिश्चित संख्यावाचक। हादसे में कई लोग मारे गए, कई शब्द है अनिश्चित संख्यावाचक में। लास्ट जो है सार्वनामिक विशेषण, लिख दिया, देखो इसमें देखो इसके अंदर है ये जो चिन्ह लगाया है, इस चिन्ह को कहते हैं त्रुटि बोधक। गलती से कोई शब्द रह गया, उस शब्द को इस प्रकार से अपन एरो बना करके ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा है सार्वनामिक विशेषण, यहाँ से इसको समझना। सर्वनाम शब्द है और जैसे ही इसमें एक प्रत्यय जुड़ा, मूल शब्द सर्वनाम है, लेकिन एक प्रत्यय जैसे ही जुड़ा, प्रत्यय पढ़ेंगे उसमें जब जहाँ पर भी ई प्रत्यय जुड़ता है तो पूर्व का जो शब्द है अ, वह आ में बदल जाता है। अ या आ, इन दोनों में से अगर कोई इनके साथ में एक प्रत्यय आता है, स में अ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही एक जुड़ेगा तो ये होगा सर्वनाम की जगह सार्वनामिक, उसी के नाम से सार्वनामिक। तो यहाँ पर वे शब्द या वे कोई सर्वनाम शब्द, यहाँ से शुरू हो रहा है, वे कोई सर्वनाम शब्द जो
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर के उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान में मैंने लिखा है कि जब वाक्य में सर्वनाम और संज्ञा दोनों एक साथ प्रयुक्त हो, बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं आना चाहिए। अब जैसे पहला उदाहरण, वह महिला सुंदर है, ये जो वह शब्द है क्या है, वह सर्वनाम और महिला संज्ञा, बीच में यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। अगर मैं इसी की जगह लिख दूँ वह सुंदर महिला है, अब यहाँ देखो ये सुंदर विशेषण शब्द बीच में आ गया, तो यहाँ पर ये जो वह शब्द है केवल सर्वनाम होगा, ध्यान रखना। अगर बीच में कोई दूसरा शब्द आ गया संज्ञा और सर्वनाम के बीच में, तो वह फिर केवल सर्वनाम होगा। दोनों एक साथ में, कोई विद्यार्थी, कोई और कोच सर्वनाम पढ़ा था, कोई और कोच अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ये जो कोई शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है, तो सर्वनाम प्लस संज्ञा। जैसा तैसा उतना इतना जितना संबंधवाचक सर्वनाम, उसके ये उदाहरण है। जैसा ये संबंधवाचक शब्द सर्वनाम का है, देश संज्ञा है, तो एक सर्वनाम एक संज्ञा। कोई बच्चा, इस पेन, इस शब्द सर्वनाम है, पेन शब्द है संज्ञा। वह पुस्तक, वह शब्द सर्वनाम, पुस्तक शब्द संज्ञा। सिंपल सी परिभाषा में इसको कहें तो जहाँ पर भी सर्वनाम प्लस संज्ञा एक साथ प्रयुक्त होती है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सबसे सरल विशेषण में यही है। समझ गए? बहुत सरल है, नहीं समझे फिर समझ में ही नहीं आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब दोनों शब्द रहेंगे उसके बीच में दूसरा शब्द नहीं आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर दोनों का अर्थ वही है, वह महिला सुंदर है, इसका अर्थ भी वही है, वह सुंदर महिला है। इसको इधर ले लिया, इसको इधर डाल दिया, तो ये बीच में जैसे सुंदर शब्द आया तो ये दोनों को अलग कर दिया। जैसे ही अलग हुए तो फिर आ गया सर्वनाम का उदाहरण। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेंगे निम्न में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो 3 तो आपको ऐसे रहेंगे और दूसरा आपका ऐसा डाल दें, वाक्य एक जैसे ही रहेंगे। लेकिन उसमें से फिर जैसे ही आपको उसमें देखना है कि किस उदाहरण में संज्ञा प्लस सर्वनाम दोनों एक साथ में है, तो वो तो इसके हो जाएंगे। और एक लाइन ऐसी रहेगी जिसमें संज्ञा प्लस सर्वनाम दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, लास्ट बचा हुआ है विशेषण निर्माण की प्रक्रिया, नेक्स्ट पढ़ेंगे उसको।